हेलो बच्चों। जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था, हमारे इंस्टा पेज के थ्रू भी बताया था आपको, मैंने रील्स के थ्रू भी बताया था और साथ साथ मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू भी आप सबको बताया था और एक मैंने छोटा सा वीडियो भी डाला था अपने चैनल पे कि हमारा जो चैनल है मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री क्लब, बेसिकली अब ये क्रैश कोर्स स्टार्ट कराने जा रहा है जेई मीन्स 2021 को ध्यान में रखते हुए। हैशटैग आई कैन, डेफिनेटली यू कैन। टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। मैंने जो आपको पूरा अपना क्रैश कोर्स दिया हुआ है, टोटल मैंने आपको 15 दिन का पैकेज दिया हुआ है। 15 दिन फिर भी मैंने ज्यादा ले लिया क्योंकि उसमें एक दो पेपर भी मैं आपको दूंगा करने के लिए। सो बेसिकली हमारा जो पूरा का पूरा क्रैश कोर्स है मैक्सिमम 12 डेज में कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। वो चाहे इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो या इनऑर्गेनिक हो, ये बहुत ही शॉर्ट वे में होगा। तो डिटेल में तो हम नहीं जा पाएंगे किसी भी टॉपिक में, लेकिन हाँ जितनी भी चीजें आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करूंगा, ये बात कंफर्म है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कवर कर ले जाओगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें आप कवर कर ले जाओगे, ताकि आप आईटी मेंस में जब जाके बैठो तो हो सकता है कि आपने कई सारी चीजें पढ़ी हो और आपको ना ध्यान हो। तो यहाँ कुछ ऐसी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत शॉर्ट में आपका पूरा सिलेबस को ये प्रॉपर वे में कवर करेगा, ठीक है। सो आई होप कि आप इसे एंजॉय करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, एक्चुअली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों को कवर कराना है। तो इनऑर्गेनिक को मैंने 4 दिन के लिए रखा है कि 4 डेज में आपका पूरा इनऑर्गेनिक में कवर करूंगा, ठीक है। सो देखिए ध्यान से, आज जो इनऑर्गेनिक में मैं कवर कर रहा हूं वो मैं कवर कर रहा हूं 15th ग्रुप से लेकर के 17th ग्रुप तक, ठीक है। 15 से लेकर 17 तक बेसिकली। और अगर थोड़ा सा अगर आपको फास्ट ज्यादा लगे तो हम एक काम और भी कर सकते हैं, इसको हम आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम 15th और 16th यहाँ कवर करेंगे, ठीक है। 15th और 16th ग्रुप को हम बेसिकली यहाँ पर जल्दी से जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप चाहो तो मैं आपको कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। मतलब ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, आप ये समझ लो कि मतलब आपका 90% जो लोड है ना सर से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भूत उतार देगा, ठीक है। और यहां पर आपको कुछ भी याद नहीं करना है, रिमेंबर दैट। तरीके मैं बताऊंगा हर एक चीज करने के, डिटेल में जब करते हैं तो थोड़ा वास्ट लेवल पे चला जाता है, लेकिन यहां पर मैं आपको जो तरीके बताने वाला हूं जबरदस्त होने वाले क्रैश कोर्स में, ठीक है। सो लेट्स सी। तो 15 से हम 15 और 16 ग्रुप को कवर करेंगे सब एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है। तो चलिए मैं पहले आपको कुछ ऐसी चीजें बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसे हम बेटा एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर रखेंगे, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो देखो, सबसे पहले इसे हम बोलेंगे मिस्ट्री पॉइंट्स, ठीक है। चैनल का नाम मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री है तो उसके अकॉर्डिंग तो मिस्ट्री पॉइंट, ठीक है। तो मिस्ट्री पॉइंट में क्या है सर, देखो ध्यान से समझना। पहला, हमेशा याद रखना, ठीक है, जनरली इन मैक्सिमम केसेस में ये कॉन्सेप्ट काम करेगा आपका, इन मैक्सिमम कॉन्सेप्ट। अब जिन कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करता ना, ऑब्वियसली वो एक्सेप्शंस नहीं होते हैं। मैंने पहले बोला था कि मेरे चैनल में बेटा कोई एक्सेप्शन नहीं होता, हर एक चीज का लॉजिकल रीजनिंग होता है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं होते हैं, ठीक है। सो इन मैक्सिमम कॉन्सेप्ट अगर मैंने बोल दिया ना, तो आप इसके 100 क्वेश्चन लगाओगे तो आपके 95 सही निकलेंगे। और इतनी एक्यूरेसी अगर आपके अंदर क्रैश कोर्स में अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली पेपर आपका इजी हो सकता है। सो नाउ लेट्स सी, वो कौन सा पॉइंट है सर। तो जो पहला पॉइंट है हमारा, ध्यान रखिएगा, इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, रिमेंबर दैट। ऑक्सीडेशन नंबर का शॉर्ट फॉर्म ON लिख दिया मैंने, सेंट्रल एटम बेटा CA, ठीक है। सेंट्रल एटम जानते हो ना, किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर पे जो एटम होगा दैट इज कॉल्ड द सेंटर एटम, या ये कह लो जो सबसे कम नंबर में पाया जाने वाला एटम होता है किसी भी कंपाउंड का, वो सेंटर एटम होता है। तो इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम मोर देन 3, ठीक है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाला और वो 3 से ज्यादा निकल गया, तो आप डेफिनेटली वहां पर कह सकते हो कि दैट कंपाउंड शुड बी एसिडिक इन नेचर। और जो कंपाउंड बेसिकली एसिडिक इन नेचर होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर भी होते हैं। हो गया भाई, ये लो, एक ये कॉन्सेप्ट होगी बेटा। दूसरा हमारे पास है इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम लेस देन 3। आपने फिर से किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन में निकाला और वो 3 से कम निकल जाए, तो 3 से कम निकलने का मतलब वहां पर कंपाउंड हमारा बेसिक हो जाएगा। और ऐसे लोगों में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होने के पूरे चांसेस होते हैं। ये लीजिए, 2 पॉइंट डन हो गए। अब आप कहोगे कि सर जिनका सेंट्रल एटम का 3 आ जाए वो, तो इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इक्वल टू 3, अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम 3 आ जाए तो उस केस में कंपाउंड के पास ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों कैरेक्टर आने के चांसेस होते हैं। लेकिन इसको ये मत कर देना कि एसिडिक बेसिक दोनों नहीं,
यहां बेटा मैंने एसिड बेस नहीं लिखा तो आप एसिड बेस यूज नहीं करोगे, ठीक है। जहां मैंने एसिड बेस लिखना था मैंने लिख दिया। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास ये हो गया। आज के बाद याद रखिएगा, ये 3 कॉन्सेप्ट अगर आपने किसी कंपाउंड में लगा दिए तो आप उस कंपाउंड के एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, इन 4 प्रॉपर्टीज को आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। कुछ भी याद करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। अब मैक्सिमम केसेस बोला तो बेटा 3, 4, 5 केसेस में नहीं भी लग सकता है। जिन केसेस में नहीं लगेगा वो लास्ट में जाकर के मैं जो बचे हुए केसेस होंगे, मतलब मैं पहले आपको सारे मेथड बता दूंगा। लास्ट जब हमारा इनॉर्मी का क्रैश कोर्स का क्लास होगा तो उसमें हम आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताएंगे जिसके आने की पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। लेकिन इतना मान लीजिए कि जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ट्रैक हो जाएंगे, आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट दिया, एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं। देखिए, मान लीजिए मेरे को बोला गया कि सर ये HClO4 है, सर ये HClO2 है, सर ये HClO3 है, ठीक है ना। ये क्या बताओ बेटा, HClO3 है। सर ये हमें दिया गया HClO, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे दिया। बोला कि अगर ये P है सर, ये Q है, ये R है और ये S है, और हमें बोला गया कि ऐसा है, इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑर्डर सेट करो, ठीक है। इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का क्या सेट करो बताओ बेटा, ऑर्डर सेट करो। तो हमने आपको क्या बताया, सेंटर एटम का ऑक्सीडेशन में निकाल लो। तो सर सेंटर यहाँ कौन है, क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, क्योंकि सारे कंपाउंड क्लोरीन के और क्लोरीन मॉलिक्यूल के सेंटर पर है। अब अगर इनका ऑक्सीडेशन में निकाले बेटा तो बताओ क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, बताओ तो जरा मुझे क्या क्या आएगा। अगर इसको P माना, इसको Q माना, इसको R माना, तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बताओ। तो इसका ऑक्सीडेशन निकालो क्लोरीन का, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो आप सबको आता होगा, आई होप सो। तो इसका बेटा 7 आ जाएगा, इसका बेटा 3 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा और इसका बेटा 1 आ जाएगा, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम का मोर देन 3 होगा तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग होगा। तो सबसे ज्यादा 3 कौन ज्यादा दिखाई दे रहा है, P। तो यानी सर P विल बी द मोर ऑक्सीडाइजिंग, देन आफ्टर बेटा R विल बी द मोर ऑक्सीडाइजिंग, देन आफ्टर बेटा Q विल बी द मोर ऑक्सीडाइजिंग, S देन बेटा S। दिस इज द आंसर, डन। सो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से उड़ा सकते हो। और ये क्वेश्चन तो 2018 80 में भी आया था, उसके पहले भी कई बार आ चुका है और नीट के पेपर में भी कई बार पूछा जा चुका है। ऐसे क्वेश्चन बड़ा आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो आगे। अब मान लो, ध्यान देना, इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूं मैं, बताइएगा आपको बताना है इसमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर वाले कंपाउंड कौन कौन से हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर वाले कंपाउंड कौन कौन से हैं बेटा, ये HNO3 है बेटा, ये H2SO4 लिखा है, यहाँ Ki लिखा है, यहाँ H2S लिखा है, ठीक है, यहाँ HNO2 लिखा है, ठीक है ना, यहाँ HClO4 लिखा है, ठीक है, यहाँ KMNO4 लिखा हुआ है, फिर यहाँ K2Cr2O7 लिख दिया मैंने, ठीक है, फिर मैंने SnCl2 लिख दिया है, ठीक है, फिर मैंने HCl लिख दिया है। इतने मैंने ऑप्शन दिए। अब बताइए इसका आंसर आपको देना है किसमें बेटा, तो कितने कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर के, इसका आंसर आपको इंटीजर फॉर्म में देना है। यू नो दैट कि बेटा आईडी मेंस में इंटीजर के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपको इसको इंटीजर फॉर्म में देना है, आईडी एडवांस में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, और आता है ये। तो बताओ तो कितने ऑक्सीडाइजिंग होंगे, लगाओ कॉन्सेप्ट। तो क्या बताया बेटा, सेंटर एटम, 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 ठीक। आप कहोगे सर यहाँ तो दोनों एटम एक ही नंबर के, तो यहाँ सेंटर के इसको आयोडीन क्यों माना। द रीजन इज सिंपल, जब भी कभी दो सेम नंबर के अगर एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बना रहे हो तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा वही हमारा सेंटर एटम होगा, ठीक है। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा वही हमारा सेंटर एटम होगा। सो नाउ ये बेटा 5 हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका 6 हो गया, इसका -1 हो गया, इसका -2 हो गया, इसका बेटा 3 हो गया, इसका बेटा 7 हो गया, इसका बेटा 7 हो गया, इसका +6 हो गया, इसका बेटा +2 हो गया, इसका -1 हो गया। नाउ यू कैन गो विद माय कॉन्सेप्ट। हमने आपसे क्या पूछा है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कौन शो करता है, जिसके सेंटर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मोर देन 3 होता है बेटा। तो मोर देन 3 कौन कौन है बताओ, 1 2, ये तो 3 ही है, ये बेकार है, 4 और बेटा 5 और ये 6। तो सर इसका आंसर कितना आ गया बताओ, 6.00। 2 डेसिमल पॉइंट तक जाना होता है। तो इसे टोटल बेटा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर के कंपाउंड इसमें से कितने बेटा, 6। अब अगर बेटा ऑक्सीडाइजिंग तो बताओ, अगर इसमें मैं पूछ लूं बताओ रिड्यूसिंग कौन कौन है, कैन यू टेल मी व्हिच वन इज द रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर बेटा होगा तो कौन कौन है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन कौन है। सर ये 3 से कम है, 3 से कम है, और सर ये भी 3 से कम है, ये भी 3 से कम है, और सर ये जो है ना ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों कर सकते हो, तो इसको भी रिड्यूसिंग मान सकते हैं। तो टोटल रिड्यूसिंग कितने होगा बेटा, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5, 3 से कम वाले, तो टोटल हो गया बेटा 5। ये लीजिए, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर वाले बेटा 5 हो गए, ऑक्सीडाइजिंग वाले बेटा कितने हो गए, 6 हो गए, दैट्स इट। ऐसे क्वेश्चन अब कोई भी आएंगे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग के बेटा पहचान लोगे, कंफर्म बता रहा हूं। 100 क्वेश्चन करोगे 95 सही निकलेगा। अब 3-4 इधर उधर हो जाते हैं तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, क्योंकि क्रैश कोर्स में डिटेल में बता पाना पॉसिबल है, लेकिन हाँ मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर होंगे, इस बात को मैं बार बार प्रूफ कर रहा हूं, नोट करिए। नाउ लेट्स सी,
पहले कॉन्सेप्ट से बेटा मैंने ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग और एसिडिक बेसिक निकालना सीख लिया। दूसरा बेटा मिस्ट्री पॉइंट क्या है, तो सेकंड मिस्ट्री पॉइंट हमारे पास जरा ध्यान दीजिएगा, पहले से ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, एसिडिक बेसिक आराम से निकाल लेते हैं। दूसरा बेटा हमारा जो मिस्ट्री पॉइंट क्या है, तो ध्यान देना, सेकंड वाला मिस्ट्री पॉइंट आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पार्शियल या फुली वैकेंट डी ऑर्बिटल, पार्शियल या फुली वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर बेटा किसी भी एलिमेंट के पास या तो पार्शियली यानी थोड़ा पूरा ना भरा हो, और या तो फुल या तो पूरा भरा हो, ठीक है, या पूरा, तो या तो पार्शियली बेटा या तो कुछ, या तो फुल या तो पूरा खाली पड़ा हो, क्या, डी ऑर्बिटल। किसी भी एलिमेंट के पास या तो पार्शियली या तो फुल्ली डी ऑर्बिटल अगर खाली पड़ा हो तो उस केस में याद रखिएगा वहां पर बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, 100% है एक्चुअली में। और बेटा अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो ऐसे कंपाउंड कलरफुल होते हैं, जिनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है बेटा वो कलरफुल होते हैं। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंपाउंड हमारा पैरामैग्नेटिक होता है बेटा। पैरामैग्नेटिक मतलब जिसके पास क्या पाई जाती है बताओ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा जितने होते हैं उतनी ही उसकी ना बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है, यानी उतने ही वो बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और उसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी को ही बेटा हम लोग उसकी क्या बोल देते हैं, कोवैलेंसी या वैलेंसी बोल देते हैं। और बेटा जिनके पास बॉन्डिंग कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा। डन। इसका क्या मतलब हुआ सर, कि जिस भी एलिमेंट के पास बेटा पार्शियल या फुली या तो पूरा का पूरा खाली हो डी ऑर्बिटल या तो कुछ खाली हो, खाली होना चाहिए। तो डी ऑर्बिटल अगर खाली किसी एलिमेंट के पास मिल गया तो वहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अगर बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो पक्का कलरफुल होगा, कलरफुल होगा तो बेटा पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक के अलावा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा कि उसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी क्या है, और जितनी ज्यादा बॉन्डिंग कैपेसिटी उसकी हो सकती है बेटा उसे उसकी कोवैलेंसी और वही उसकी वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी मतलब वो एलिमेंट अपनी वैलेंसी बार-बार चेंज कर सकता है, ऐसा होता है ना जादू। नाउ पार्शियल वैकेंट डी ऑर्बिटल जिनके पास होते हैं उनके पास एक टैलेंट और होता है, वो लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में उस्ताद होते हैं। मतलब ऐसे लोग जो है ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बड़ी तेजी से फॉर्म करते हैं, ठीक है ना बेटा। इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। जिनके पास बेटा पार्शियली या फुली वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा उनका सरफेस एरिया भी बहुत जबरदस्त होता है सर, और सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से सर उनकी रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है सर, ठीक है। और सरफेस एरिया ज्यादा होने का मतलब ये भी है कि वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो वहां कैटालिटिक बिहेवियर भी बेटा आ जाता है। ये लीजिए, अब ये कॉन्सेप्ट जो मैंने दे दिया ना, यहाँ पर 90% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को आराम से डील करता है, बहुत आराम से। तो देखिए पार्शियल या फुली वैकेंट डी ऑर्बिटल किसी भी एलिमेंट के पास या तो आधा भरा हो या पूरा, आधा खाली हो या तो पूरा ही खाली हो, अगर ऐसा कोई एलिमेंट आपको मिल जाता है तो वहां पर ये सारे चांसेस होने के पूरे पूरे कंडीशंस हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो, जिंक का डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ रहता है क्योंकि जिंक के लास्ट में 3d10 होता है बेटा, तो डी का ऑर्बिटल पूरा फिल, क्योंकि डी की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन होगी तो 10 के 10 पूरे भरे पड़े हैं। तो सर अगर वहां पर डी ऑर्बिटल मतलब पार्शियल ना तो फुली, ना तो पार्शियल बेटा जिंक में ना तो पार्शियल खाली है ना तो फुली खाली है, तो उस केस में उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कलरफुल नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, कोवैलेंसी नहीं होगी, बॉन्डिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं होगी, वेरिएबल वैलेंसी नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करेगा, सरफेस एरिया नहीं होगा, कैटलिस्ट की तरह बिहेव नहीं करेगा, रिएक्टिविटी लो होगा। भाई अगर बहुत सिंपल तरीका बता दिया, अब आप किसी भी एलिमेंट के लिए ना कम से कम इतनी प्रॉपर्टी को बहुत आराम से बता दोगे। और हमें लगता है कि आपको भी पता होगा कि मैक्सिमम अगर इतनी प्रॉपर्टीज आपको किसी एलिमेंट की पता है ना तो बहुत कुछ आपको पता है। एंड दिस इज द फैक्ट कि अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने लगा दिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहीं पर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर पार्शियल या फुली वैकेंट डी ऑर्बिटल पहचानते कैसे हैं? बहुत आसान है। किसी भी एलिमेंट में पार्शियल या फुली वैकेंट डी ऑर्बिटल अगर आपको पहचानना है तो बहुत आसान है, काम करो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख दो। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे देता हूं आपको, जैसे बेटा एक एग्जांपल लिया मैंने फास्फोरस, एटॉमिक नंबर 15 होता, मैंने कॉन्फिगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 बेटा 3p3, ये मैंने लिख दिया, डन। अब इसमें सर वैकेंट है क्या? नहीं है सर। तो वैकेंट नहीं है तो जरा चेक करना बहुत ध्यान से, डी ऑर्बिटल कैसे चेक करते हैं। ये बेटा लास्ट वाला दिख रहा है ऑर्बिटल, किसी भी एलिमेंट का कॉन्फिगरेशन लिखना, ये सब जगह लगाना, ध्यान रखना। तो जब भी किसी एलिमेंट में आपको पता करना है कि वैकेंट है या नहीं, अगर ऑलरेडी उसमें कॉन्फिगरेशन में डी दिखाई दे रहा था तो देख के बता दो कि भरा हुआ है कि खाली है। ना मिले तो सर क्या करें, जब ना मिले तो लास्ट वाले बेटा ऑर्बिटल तक कॉन्फिगरेशन करो और उसके नेक्स्ट 2 पोजीशन तक चले जाओ। ध्यान रखिएगा, ओनली नेक्स्ट 2 पोजीशन तक। तो अगले 2 पोजीशन को बेटा चेक कर लो, अगर अगले 2 पोजीशन पे आपको डी ऑर्बिटल मिल गया तो वैकेंट होगा, नहीं मिला तो नहीं होगा। चलो बताओ बेटा 3p के बाद क्या आता है? अरे सर 3p के बाद तो 3d आ जाता है, या 3d के बाद 4s आ जाता है, ऐसा होता है ना बेटा। हम लोग जो नॉर्मल कॉन्फिगरेशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है सर, तो उसके अकॉर्डिंग बेटा पहले क्या आता है बताओ, तो
उसके अकॉर्डिंग बेटा पहले 4s और फिर 3d आता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 4s बाद में आता है, जो नॉर्मल आप वो प्रिंसिपल था, लेकिन n+l रूल लगने के बाद बेटा 4s पहले आ जाते हैं, आपको पता भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सर इसके नेक्स्ट दो पोजीशन पे हमें एक d मिल गया। अब बेटा अगर d मिल गया तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे वैकेंट d ऑर्बिटल है, और वैकेंट d तो पड़ा है यार, तो यहाँ पर वैकेंट d ऑर्बिटल है कंफर्म। डन, ऐसे पहचानते हैं बेटा। अब जैसे मान लो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p3। इसके बेटा यहाँ पे दो नेबर्स, दो पोजीशन तक जाओ, गए, बताओ बेटा 2p के बाद क्या आता है, 3s आता है, 3s के बाद क्या आता है बेटा, 3p आता है। देयर इज एनी वैकेंट d ऑर्बिटल, नो सर, सो नो वैकेंट d ऑर्बिटल। अब बेटा बताओ मुझे, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब तुमसे कोई पूछे नाइट्रोजन फास्फोरस में डिफरेंस बताओ, तुम सब समझ गए, बताओ। नाइट्रोजन में वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है ना, इसके बाद वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी फास्फोरस के पास, ज्यादा कलरफुल फास्फोरस, ज्यादा रिएक्टिव फास्फोरस, ज्यादा सरफेस एरिया फास्फोरस, कैटलिस्ट का बिहेव ज्यादा कौन करेगा, फास्फोरस, ज्यादा वेरिएबल वैलेंसी कौन शो करेगा, फास्फोरस, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी भी फास्फोरस, ठीक है, और पैरामैग्नेटिक फास्फोरस, कलरफुल फास्फोरस, सरफेस एरिया ज्यादा फास्फोरस, दैट्स इट, डन। सो दीज आर द थिंग्स जिसके दम पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ, सही है। चलिए उसके बाद ये दो मिस्ट्री पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ना, ये आपके इनऑर्डिनरी को एक तरीके से खत्म करके रख देगा। आप क्रैश कोर्स में मेरे साथ बनी रही, मैं इसी कॉन्सेप्ट के दम पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगा के दिखा दूंगा, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स सी। देखो भाई साहब, मिस्ट्री पॉइंट बताने के बाद ऐसे में हर क्लास में आपको ना दो दो मिस्ट्री पॉइंट बताऊंगा हर क्लास में। देखो बेटा ये 15 ग्रुप है, 15 ग्रुप का मतलब हो गया नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। 15 ग्रुप का मतलब क्या हो गया बेटा, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली को निकोजेंस भी कहा जाता है, आपको पता ही होगा। इनको निकोजेंस क्यों कहते हैं, निकोजेंस का मतलब होता है जो ज्यादा से ज्यादा बेटा कोरोसिव एलिमेंट या कोरोसिव मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं, इनको निकोजेंस कहा जाता है। तो इसलिए 15 ग्रुप के ज्यादातर मेंबर किस नाम से जाने जाते हैं बेटा, निकोजेंस के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो बेटा 15 ग्रुप में होता कौन है, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। कौन कौन होते हैं बेटा, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। याद करने का तरीका है, नाना मतलब नाइट्रोजन, पाटेकर मतलब फास्फोरस, ऐश्वर्या मतलब आर्सेनिक, सब यानी बेटा एंटीमनी, और बिंदास मतलब बिस्मिथ, ठीक है। तो ये हमारे पास 15 ग्रुप है, ठीक है ना। अब देखो सबको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर बेटा 7 होता है, इसका 15 होता है, इसका 33 होता है, इसका 51 होता है बेटा, इसका 83 होता है। डन, ये एटॉमिक नंबर होते हैं, वो याद करने की वैसे जरूरत होती नहीं, ठीक है। आपको पता ही होगा कि इन लोगों का यानी 15 ग्रुप के जितने भी मेंबर होते हैं, ठीक है ना, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है बेटा, वो कैसा होता है, ns2np3 टाइप का होता है। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या मतलब हुआ, n में 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप इनमें से किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, तो उसके लास्ट में आपको ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा, दिस इज कंफर्म, ठीक है। यहां तक सो दिस इज द वे टू डिफाइन ऑल दीस एलिमेंट्स। नाउ द थिंग इज, इनके लास्ट वाले बेटा ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे तुम्हें, 5। तो यानी इनके आउटर मोशन में मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन आपके पाए जाएंगे। डन है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अगर हम ऐसे समझे तो मैं तुमको बहुत और शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, चलो कितना लिखोगे यार, बहुत कुछ है ना। देखो किसी भी बेटा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से हमेशा कम या इक्वल होगा। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मतलब बेटा लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसकी वैलेंसी से हमेशा बेटा ज्यादा ही होगा या बराबर होगा। एक दुनिया के किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इसी रेंज में लाई करता है। यानी कि किसी भी एलिमेंट का अगर तुमको कोई पूछे कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो उसके लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हो तो उतने बता दो, और मिनिमम कितना है तो उसकी जो वैलेंसी है बेटा वो बता दो, काम खत्म, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना बताओ, क्या बताओगे, तो सर इनके लास्ट में 5 दिख रहे हैं, तो इन एलिमेंटों का यानी कि इस फैमिली में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इनको शो करने की टेंडेंसी कितनी बेटा, 5। डन। मिनिमम कितनी हो सकती है बताओ, मिनिमम, तो बेटा मिनिमम ये बताओ, इनके लास्ट में कितना 5 है ना, तो ये ऑक्टेट के लिए कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 3। तो वैलेंसी कितनी होगी, 3। तो बेटा इनका मिनिमम हो गया -3। गेन कर रहे हैं ना बेटा, नॉन मेटल गेन कर रहे हो तो माइनस लीजिए मैंने, और क्या। तो यानी कि इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 5 बेटा, मिनिमम कितना हो गया -3। सर आपको ये कैसे याद हुआ, हमें याद थोड़ी ना था, मैंने तो एक ट्रिक दिया, काम खत्म हो गया। अब ये कहीं भी अप्लाई करके देख लो, हर जगह वैलिड। डन। सो दीज आर द थिंग्स, और क्लियर, फाइन। अच्छा, इनमें लास्ट में अगर बेटा 5 है तो इनकी वैलेंसी कितनी हो गई, 5। यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा, तो ये इनकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है ना एक्चुअली, एक तरीके से 5 बॉन्ड बना सकता है, कोवैलेंसी जिसको कह सकते हो। तो इनके लास्ट में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 5-5 बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन ये जितने के जितने हैं ये 5 कोवैलेंसी दिखा सकते हैं, लेकिन बेटा नाइट्रोजन जो है ना अपनी टोटल कोवैलेंसी 3 दिखाता है।
सॉरी 4 दिखाता है बेटा। पता है क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन क्लास में बेटा 5 होते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन क्लास में 5 है, 5 में से 3 तो बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कर लेगा, एक पेयर बच जाता है। वो पेयर फिर कोऑर्डिनेट बना सकता है जिसको हम एक बॉन्ड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो 3 वैलेंसी बेटा, क्योंकि 3 बॉन्ड बना है और एक को जो पेयर बचा इलेक्ट्रॉन का वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो टोटल 4 वैलेंसी हो गई, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो दिस इज कॉल्ड बेटा कोवैलेंसी 4। लेकिन बाकी बेटा जनरली इनकी जो कोवैलेंसी होती है ना वो बेटा 5 तक जाती है, ठीक है। डन। तो क्वेश्चन है कि अब ये सारी बेसिक चीजें तो हमें समझ में आ रही है कि क्या है। दूसरी बात देखो, और चीजें कुछ बता देता हूं इसके बारे में, ठीक है। आपको पता होगा कि आपका जो नाइट्रोजन होता है बेटा वो नॉन मेटल होता है, फास्फोरस भी बेटा नॉन मेटल होता है, एनएम मतलब नॉन मेटल, ठीक है। आर्सेनिक को बेटा एंटीमनी मेटलॉइड्स होते हैं, और बेटा जो हमारा बिस्मिथ होता है वो प्योर मेटल होता है, ठीक है। यहां तक आई होप इट इज क्लियर। तो बेसिक जो हमें इस पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर के बारे में जानना तो हम जान गए। इनको निकोजेंस कहते हैं, क्यों कहते हैं आपको बता दिया मैंने। इसका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या हो सकता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है, कोवैलेंसी किसकी कितनी कितनी हो सकती है, और इनमें नॉन मेटल कौन है, मेटलॉइड्स कौन है, मेटल कौन है। डन, ठीक है। यहां तक आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स सी। दूसरी बात हमेशा के लिए याद रखना, जो 15 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ना, जो भी 15 ग्रुप के एलिमेंट हैं वो ना ऑल पीरियोडिक, ध्यान से सुनिएगा, ऑल पीरियोडिक पैटर्न को फॉलो करते हैं। ऑल पीरियोडिक पैटर्न फॉलोड बाय 15 ग्रुप मेंबर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा जो तुमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, याद करो तो। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, ठीक है बेटा। आयनेशन पोटेंशियल घटेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, ठीक है। मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा, ठीक है बेटा। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो ये सब आपने पढ़ा था ना पहले भी पीरियोडिक टेबल में, सब ये फॉलो करता है। तो यानी यहां पर किसी तरह का कोई उलट पुलट दाएं बाएं एक्सेप्शन जो तुम लोग बोलते हो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस पर क्या ध्यान रखिएगा कि अगर आयनेशन पोटेंशियल का ऑर्डर पूछेगा तो भी बता दोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर पूछा तो भी बता दोगे, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर पूछा तो भी बता दोगे, हर एक चीज बता दोगे, क्योंकि यहाँ पैटर्न में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है बेटा। तो कम से कम आपको ये कंफर्म कर दिया कि 15 ग्रुप में आपको ज्यादा लड़ाई लड़नी नहीं है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को लेकर के, ठीक है। नाउ देखिएगा ध्यान से, ठीक है। बात आती है कि यहां तक तो सब सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे क्या, देखो ध्यान से। इस फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, इस फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, तो नाइट्रोजन जो है मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है। ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है, जबकि बेटा बाकी जो है ये मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकते हैं। द क्वेश्चन इज वाई। तो हमें नहीं लगता इसका आंसर हमें देना चाहिए। बताओ इसकी वैलेंसी कितनी है 3 बॉन्ड बनाने की, यानी बॉन्ड कैपेसिटी 3 है। इसकी बेटा बॉन्ड कैपेसिटी 5 है, दोनों एक ही फैमिली मेंबर, मतलब सारे एक ही फैमिली के मेंबर हैं, सब निकोजेंस हैं। तो बेटा एक बात बताओ मुझे कि नाइट्रोजन इस फैमिली का मेंबर होने के बाद भी केवल 3 ही बॉन्ड बना पा रहा, बाकी मेंबर 5 बॉन्ड तक बना दे रहे हैं, यानी कि इनकी बॉन्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। अभी थोड़ी देर पहले बेटा मेरा मिस्ट्री पॉइंट सेकंड क्या बोल रहा था कि बॉन्डिंग कैपेसिटी तब बढ़ती है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तब बढ़ते हैं जब वैकेंट ऑर्बिटल बढ़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये मैक्सिमम 5 बॉन्ड इसलिए बना सकते हैं क्योंकि बाकी इन लोगों के पास बेटा क्या पाया जाता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। दैट्स इट। तो यानी इन लोगों के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए ऐसा होता है। और मेरा ट्रिक पॉइंट बता भी रहा। और अगर इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो ये कलरफुल भी होंगे, रिएक्टिव भी होंगे बेटा, ठीक है। कैटलिस्ट की तरह बिहेव भी कर सकते हैं और कलरफुल नेचर के भी हो सकते हैं, सरफेस एरिया भी ज्यादा हो सकता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी ज्यादा हो सकती है बेटा, ठीक है। तो हर चीज आप जस्टिफाई कर लो। तो नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, बाकी बेटा 3 से ज्यादा बना सकते हैं। द रीजन इज सिंपल, द वैलेंसी बड़ी होगी, वैलेंसी बड़ी होगी तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, तभी बड़ी होगी तो नहीं बड़ा होगा। वैकेंट डी है कि नहीं कैसे पहचानेंगे वो मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया, और थोड़ी देर पहले प्रूफ भी किया था कि बेटा फास्फोरस का वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसीलिए ना बेटा आप NCl3 बनाते हो ना, इट विल वैलिड, लेकिन अब अगर NCl5 बनाओगे नॉट वैलिड बेटा। ऐसे ही अगर PCl3 बनाते हो ना वैलिड, PCl5 बनाते हो बेटा तो भी वैलिड। तो व्हाई सर? बिकॉज़ फास्फोरस कैन एक्सटेंड देयर वैलेंसी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वैकेंट डी ऑर्बिटल, दैट्स इट। कोई भी एलिमेंट अपनी औकात से ज्यादा काम करने लगे तो समझ जाना वैकेंट डी है। ये सबसे सिंपल और सबसे बढ़िया लाइन बता दिया जो आपके दिमाग में बिल्कुल हमेशा के लिए घुस जाएगा। फिर से सुनो, दुनिया का कोई भी एलिमेंट अपनी औकात से ज्यादा बढ़कर बेटा बॉन्ड बनाने लगे, अपने औकात से ज्यादा बढ़कर के वो कंपाउंड बनाने लगे, समझ जाना उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। Am I clear to all of you?
यानी वैकेंट डी ऑर्डर कहीं ना कहीं बेटा बैकअप का काम करता है, समझ रहे हो। अब मान लो लॉकडाउन में किसी की जॉब चली गई लेकिन बंदा फिर भी बहुत रॉयल लाइफ जी रहा है, इसका मतलब उसके वैकेंट डी ऑर्डर था बेटा, मतलब उसके पास सेविंग अवेलेबल थी, कुछ पैसे बैकग्राउंड में थे। दैट्स द वे टू डिफाइन ऑल द वैकेंट डी ऑर्डर कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहां तक। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपको पता है कि आपके बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, वैकेंट डी ऑर्डर आपका खाली नहीं है, तो रिएक्शन यानी बहुत तेजी से रिएक्शन ना करिएगा, कर भी नहीं पाइएगा। और जिनका वैकेंट डी होता है, जिनका बैकअप स्ट्रांग होता है बेटा, वो कुछ भी कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी नाउ, ओके ओके, नाउ लेट्स वी मूव फर्दर। तो देखो भाई 15 रूल कितना आसान बना रहा हूं आपके लिए, इससे आसान तुम क्या बच्चे की जान तो लोगे नहीं। चलो सर ये भी डन हो गया। बेसिक प्रॉपर्टी सर मैंने आपकी सबकी क्लियर कर दी। ठीक है, अगर बहुत बेसिक लेवल पे कोई पूछ दे कि भैया एलोट्रॉप का क्या हालचाल है इनके, ठीक है बेटा, किसका पूछ रहा है बताओ, एलोट्रॉप्स। तो ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, नाना पार्टिकल, ऐश्वर्या सब बिंदास। इनमें बेटा नाइट्रोजन जो होता है ये एलोट्रॉप रखता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी ने बोला है कि ये एलोट्रॉप नहीं रखता है, लेकिन नाइट्रोजन एलोट्रॉप रखता है, लेकिन एट सॉलिड स्टेट, सॉरी हाँ एट सॉलिड स्टेट। अगर हम नाइट्रोजन को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, नाइट्रोजन को अगर हम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो बेटा ये एलोट्रॉप रखता है। नाइट्रोजन के दो एलोट्रॉप होते हैं बेटा, एक अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन। लेकिन रिमेंबर दैट ये गैस फॉर्म में बेटा नहीं होगा ना लिक्विड फॉर्म में होगा। नाइट्रोजन के एलोट्रॉप केवल बेटा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और नाइट्रोजन का जो बेसिकली अगर मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट बताऊं तो -77 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि बहुत ही कम है। तो इसीलिए बेटा ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं करता, जिसे बोल देते हैं कि एलोट्रॉप नहीं बनाएगा। बेटा फास्फोरस के एलोट्रॉप्स मैनी, जैसे सर मैं मैनी का कुछ लिख देता हूं यार, रेड फास्फोरस हो गया सर, येलो और व्हाइट फास्फोरस हो गया, येलो और व्हाइट दोनों एक ही चीज है एक्चुअली में, ठीक है, वायलेट फास्फोरस हो गया, स्कारलेट फास्फोरस हो गया, एंड सो ऑन। सर ये इतने एलोट्रॉप क्यों बनाता? लेकिन डी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा तो डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, हर एक चीज का रीजन है। ठीक है बेटा, ऐसे आर्सेनिक का एलोट्रॉप पाया जाता है, एंटीमनी का एलोट्रॉप पाया जाता है। बेटा बिस्मिथ एक ऐसा एलिमेंट है पूरी फैमिली में जिसका कोई एलोट्रॉप नहीं है, क्योंकि बहुत ही सॉलिडिफाइड फॉर्म में पाया जाता है, तो ये ज्यादा फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता। आई होप इट इज क्लियर। एलोट्रॉपिक सिचुएशन में कहता हूं, अगर इसके क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे, जी मेंस में आ चुका है एक्चुअली, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, मैं वही टॉपिक आपके साथ बेटा शेयर भी कर रहा हूं जो बेसिकली मेंस में कई बार कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं पूरे चैप्टर को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ना मैं कभी करने वाला हूं, क्योंकि इतने कम टाइम में पूरे चैप्टर को पढ़ा पाना हमारे लिए संभव नहीं है। ओके, नाउ ध्यान देना बेटा यहां पे, ठीक है, सारी चीजें बेसिक लेवल की तो मैंने कवर कर दी। अब देखो जो भी 15 ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है, 15 ग्रुप के जो भी मेंबर है बेटा वो हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? हाइड्राइड। कैसे? अगर 15 ग्रुप के एलिमेंट को बेटा मैं M मान लूं और हाइड्राइड मतलब बेटा हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्ट करके क्या बना देंगे? MH3। ठीक है, क्योंकि इनकी सबकी वैलेंसी 3 तो मिनिमम होती है यार, 5 तक तो जाते ही लेकिन 3 तो मिनिमम होती है, तो MH3 बना देंगे, तो इनको बोल देंगे बेटा हाइड्राइड, बोल दिया। अब देखो जब भी तुम MH3 यानी इन मेटल के हाइड्राइड यानी इन एलिमेंट्स के हाइड्राइड बनाते हो, तो इन हाइड्राइड से जो मेंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ये आ सकते हैं कि इन हाइड्राइड का रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ। किसका ऑर्डर बताओ बेटा? रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ। दूसरा, इनकी मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तीसरा बेटा इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। ठीक है, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। और चौथा बेटा इनके बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ। तो ये क्वेश्चंस एक्चुअल में बनते हैं। अगर आप इस फैमिली के हाइड्राइड उठा लेते हो ना, तो इन हाइड्राइड से 4 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इनको करना कैसे है? देखो बहुत आसान है, हर एक चीज का प्रॉपर रीजन होता है बेटा, लेकिन क्रैश कोर्स में रीजन को बता पाना संभव नहीं है। अगर पूरा रीजन जानना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहें। ठीक है भैया, क्रैश कोर्स वालों को तो कोई दिक्कत नहीं हो तो करेंगे ही करेंगे, बाकी जो नॉर्मल बच्चे देख रहे हैं पूरे वीडियोस को, पूरे चैनल के साथ बने रहो। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल का हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक यहाँ पर आपको दिखेगा। टाइम दीजिए मुझे बस थोड़ा सा। चलिए, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर से क्या करना है? बहुत सिंपल है भैया, देखो ऐसा है, हमारे इसके हाइड्राइड की बात करें तो नाइट्रोजन ये हो गया, PH3 हो गया, नाना पार्टिकल ऐश्वर्या यानी आर्सेनिक, सब बिंदास, ये लीजिए सर, ये हाइड्राइड बन गया बेटा। अब ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाते हो बॉन्ड एंगल घटता है, यानी कुल मिलाकर बेटा टॉप टू बॉटम जाने पर इनका बॉन्ड हाइड्राइड का बॉन्ड एंगल घटेगा। फिर से सुन लीजिए, टॉप टू बॉटम जाने पर इनके हाइड्राइड का बॉन्ड एंगल घटेगा। डन। ठीक है, तो इनका सीधा है नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बिंदास। डन। आइए बेटा अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। देखो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग का मतलब होता है जो बेटा H आयन लूज कर दे, जो हाइड्रोजन आयन छोड़ दे। अब आप मुझे बताओ नाइट्रोजन साइज में छोटा होगा कि बिस्मिथ साइज में छोटा होगा? तो सर आपने बताया था टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है,
तो विस्फुट का एटॉमिक साइज काफी बड़ा होगा। बेटा अगर ये एटम बड़े साइज का होगा तो इसका बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, बड़े साइज का होगा, तो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। करेक्ट। तो अगर बॉन्ड इजीली टूट जाएगा बेटा तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ, NH3 PH3 यानी नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। सही है ना बेटा, दिख रहा है ना आपको? ये लीजिए। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बेटा टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, इंक्रीज करता है। व्हाई? क्योंकि टॉप टू बॉटम जाएगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो हाइड्रोजन टूट के आसानी से निकलेगा, और जो जल्दी हाइड्रोजन दे देता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आइए बात करते हैं बेटा स्टेबिलिटी की। अब तो तुम्हें समझ में आ गया कि भैया ये जल्दी टूट रहा है ना, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसका ज्यादा है क्योंकि जल्दी बॉन्ड तोड़ रहा है, क्योंकि अनस्टेबल होगा तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा। तो आ जाएगा NH3 PH3 ASH3 SBH3 और बेटा BiH3। ये लीजिए, क्योंकि अगर ये टूट के जल्दी H दे देगा तो मतलब जल्दी टूट रहा है ना, तभी तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसमें स्टेबिलिटी इसका उल्टा होना चाहिए। तो ये बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डन। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये एक ऐसा ऑर्डर है बेटा जो बहुत चेंज होता रहता है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो क्लास में डिस्कस हो सकता है, क्रैश कोर्स में नहीं। तो सर इसको कैसे करेंगे सर? बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। बीमार सब नहीं आशिक हैं, ठीक है? बीमार सब नहीं आशिक हैं पागल। तो बीमार सब नहीं आशिक है पागल, तो बीमार मतलब बी, सब यानी नहीं मतलब एन, आशिक मतलब आर्सेनिक, पागल यानी पी। बेटा सब में हाइड्राइड जोड़ दो। ये लीजिए सर, जुड़ गया। तो बताओ बेटा यही ऑर्डर हो गया। ये लीजिए, काम खत्म। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो गया, बीमार सब नहीं आशिक है पागल, दैट्स इट। ठीक है बेटा, रिड्यूसिंग रेट टॉप टू बॉटम में बढ़ता है क्योंकि बॉन्ड साइज बढ़ेगा तो हाइड्रोजन जल्दी लूज करेगा। अगर ये जल्दी टूट रहा है इसका मतलब स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम होनी चाहिए। और बेटा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर टॉप टू बॉटम जाने पे घटता मैंने बता रखा है, दैट्स इट। तो बेटा हाइड्राइड से आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलने वाले। सो नाउ यू आर रेडी फॉर द जेईई मेंस। इन 4 में से एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको मिलने वाला है इस साल। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट थिंग सर? बेसिक प्रॉपर्टीज को डील कर दिया सर आपने, वैलेंस वैलेंस से सब बता दिया, ट्रिक से सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज देयर सर, सब कुछ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। एक चीज आती है बेटा जिसको ऑक्सो एसिड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ऑक्सो एसिड्स कहा जाता है। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं सर? बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कभी नॉन मेटल, देखो NM मतलब बेटा नरेंद्र मोदी नहीं, नॉन मेटल। तो बेटा NM जब भी कभी कोई नॉन मेटल आपका OH के साथ लिंक हो, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कभी किसी कंपाउंड में बेटा आपका नॉन मेटल किसी OH के साथ डायरेक्ट लिंक हो, बेटा ऐसे लोग ही ऑक्सो एसिड्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो भाई, जैसे बेटा मैंने ले लिया H3 या मैंने ये ले लिया HPO2, HPO3, H3PO2, H3PO3, H3PO4, H2P4O5, H2P4O7, ऐसे बेटा बहुत होते हैं। ठीक है, नाम भी जानते होंगे इनका, नाम बताने के भी ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या होता है बेटा? इसका नाम क्या होता है जानते हो? इसका नाम होता है बेटा क्या? मेटाफॉस्फोरस एसिड, ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये सॉरी ये हो जाएगा तुम्हारा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये हो जाएगा बेटा पायरोफॉस्फोरस एसिड, ये हो जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, डन। तो बेटा ये आपके पास ऑक्सो एसिड है। अब क्वेश्चन ये है कि जरूरी थोड़ा ना इसी ग्रुप के होंगे, और भी तो ऑक्सो एसिड हो सकते हैं। यस सर, और भी हो सकते हैं। देखो HNO3 ऑक्सो एसिड है, H2SO4 ऑक्सो एसिड है ना बेटा? ये तुम H2SO5 ऑक्सो एसिड है, H2H2O5 ऑक्सो एसिड है, सो ऑन। हर फैमिली में ऑक्सो एसिड मिलेंगे तुमको, तो एक ही बार में निपट लो। क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में क्या आएगा, ये पूछेगा कि इसमें ऑक्सो एसिड कौन है, वो तुम सर आराम से बता देंगे? नहीं पूछेगा क्या फिर? देखो बेटा जितने भी एसिड्स होते हैं ना, उनकी बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी का मतलब कि वो जो ऑक्सो एसिड है कितने बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो इसको तैयार करने का क्या तरीका है सर? बहुत आसान तरीका है। बेसिसिटी मतलब बेटा होता है इसका एन फैक्टर। किसका एन फैक्टर? एसिड का एन फैक्टर। तो खाली आपको ये निकालना है बेसिसिटी। तो बेसिसिटी मतलब एन फैक्टर पूछेगा, तो यही एग्जाम का क्वेश्चन होगा कि आपसे एन फैक्टर पूछेगा या बेसिसिटी पूछेगा। तो कैसे निकालोगे? तो ये चेक करोगे कि नॉन मेटल के साथ कितने OH जुड़े हुए हैं, स्ट्रक्चर बना के प्रूफ कर देंगे। जैसे सर HPO2 है, या मान लो हम ले लेते कोई भी एग्जांपल, चलो H3PO3 ले लेते हैं। तो बेटा H3PO3 मैंने बना लिया, ये देखो H3PO3। सर किसी का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं बहुत जल्दी? बहुत आसान है। करना तुम्हें क्या है, ध्यान से सुन लो, मैं बोलूंगा लिखवाऊंगा नहीं,
ध्यान से सुनना, जितने भी मोनोवैलेंट एलिमेंट, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी मोनोवैलेंट एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 1 होती है उनको साइड पे टांग दो। साइड का मतलब या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, और कहीं मत रखना। तो बेटा मैंने 2 हॉरिजॉन्टल लिख दिया, वर्टिकल लिख दिया, मैं चाहता तो 2 वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल पे रख देता, देयर इज नो इशू। तो मोनोवैलेंट एलिमेंट जो होंगे बेटा वो किनारे टांग दोगे, सेंटर एटम को बेटा सेंटर पे टांग दोगे, और बाकी जो बचेगा ना उसको सेंटर एटम के चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। फिर से सुन लो, मोनोवैलेंट एलिमेंट को बेटा कॉर्नर पे टांग दोगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, सेंटर वालों को सेंटर पे रखोगे, और बाकी जो बचेगा बेटा उसको सेंटर एटम के चारों तरफ यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो फिलहाल हम बना रहे हैं बेटा H3PO3, 3 H लगा दिए सर, है फास्फोरस लग गया, 3 ऑक्सीजन लगा रहा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। कैसे लगाए सर? मेरा मन किया यार मैं ऐसे लगा दूंगा, क्या कोई कर लेगा मेरा, इधर लगा दिया, लो सर हम इधर लगा देंगे, कौन क्या कर लेगा मेरा, तो लगाओ ना यार, एक ऑक्सीजन वाले ऊपर टांग दिया। तो बताओ भाई ये बन गया, ये बेटा कोऑर्डिनेट हो गया और ये बॉन्ड बन गया। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ यू कैन सी बेटा कितने OH बॉन्ड है यहाँ पे जो फास्फोरस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि फास्फोरस नॉन मेटल है, और नॉन मेटल से जो OH जुड़ता है बेटा उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सो एसिड्स। तो ये ऑक्सो एसिड हो गया। अब ध्यान से सुनिए, बेसिसिटी या ऑक्सो एसिड की बेसिसिटी या एन फैक्टर जो होता है बेटा वो हमेशा बराबर होता है नंबर ऑफ OH बॉन्ड के। ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ OH बॉन्ड के, कितने OH बॉन्ड वहां पर बन रहे हैं वही उसकी बेसिसिटी और एसिडिटी एन फैक्टर है। तो बताओ बेटा इसका एन फैक्टर या बेसिसिटी कितना हुआ, तो सर इसकी जो बेसिसिटी हो गई सर वो हो गई 2, या ये कह लो सर इसका एन फैक्टर हो गया 2, यानी ये 2 मॉलिक्यूल बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो इस तरह से बेटा जितने भी आपको ऑक्सो एसिड का दिखाई दे रहे सबके स्ट्रक्चर बनाइए और सबका एन फैक्टर निकाल दीजिए। अगर आपने निकाल लिया एक बार में मेरे बताए हुए ट्रिक से, काम ही खत्म, आपको ऑक्सो एसिड को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सो एसिड का एसिडिक ऑर्डर सेट करो, तो एसिडिक ऑर्डर कैसे सेट करते हैं, सेंटर एटम के ऑक्सीडेशन नंबर से। ठीक है बेटा, अब मान लो आप कहोगे सर कि सेंटर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर सेम आ गया तब क्या करेंगे, जब ऑक्सीडेशन नंबर बेटा सेम आ जाता है तो एक कॉन्सेप्ट और भी है, वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा एसिडिक करेंगे, ये सबको पता है बचपन से कि फिर उस केस में अगर ऑक्सीडेशन नंबर से कर रहे तो आंसर सॉल्व होना ही होना, लेकिन कहीं भी अगर फंसाने की कोशिश करा कि 2 लोगों को ऑक्सीडेशन सेम कर दिया तब, तो जिसकी बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वही ज्यादा एसिडिक। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, मान लीजिए बेटा ये HNO3 है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन बेटा 5 है, और यहाँ बेटा H3PO4 है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन पर 5 है। ध्यान से देखिएगा, HNO3 में भी नाइट्रोजन का 5 है और H3PO4 में भी फास्फोरस का 5 है। अब तुम फंस गए, अब बताओ दोनों में एसिडिक ज्यादा कौन, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। बताओ बेटा नाइट्रोजन फास्फोरस में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, तो टॉप टू बॉटम जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, तो बेटा फास्फोरस का कम नाइट्रोजन का ज्यादा, तो इसका मतलब बेटा HNO3 के जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो ज्यादा हो जाएगा H3PO4 से। ठीक है बेटा, तो जब भी आप ऐसा हो कि फंस जाओ कि ऑक्सीडेशन नंबर में फंस गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आंसर निकाल दो, तुम कहीं नहीं फंसोगे यार, तुम खाली बस मेरे साथ जुड़े तो रहो, तुम्हारा आइडिया में जबरदस्त कर दूंगा केमिस्ट्री का। तो आई होप इट इज ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर। स्ट्रक्चर इतने लोग हैं, इनका स्ट्रक्चर बनाइएगा ध्यान से, ये आपका होमवर्क भी एक तरीके से। स्ट्रक्चर कैसे बनाना फिर से बोल लो, मोनोवैलेंट एलिमेंट को कहां रखना है, टर्मिनल पे, सेंटर एटम को, सेंटर एटम पे ऑक्सीजन को, सेंटर एटम के चारों तरफ इक्वली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में अरेंज करो, जैसे मना है वैसे। डन, ओके बेटा, ऑक्सो एसिड की कहानी भी खत्म कर दी मैंने। अब क्या है सर, हाइड्राइड की प्रॉपर्टी बता दी सर आपने, ऑक्सीडेशन किसका ज्यादा किसका कम बता दिया, ऑक्सीडेशन और मैक्सिमम मिनिमम बता दिया, बॉन्ड कैसे बनेगा बता दिया, मेटल कौन बता दिया, नॉन मेटल कौन बता दिया, मेटलॉइड्स कौन बता दिया, इतना कुछ बता दिया यार। नाउ द क्वेश्चन इज, और क्या, तो सर इसमें ना ऑक्साइड्स की भी बड़ी बातें होती हैं। किसकी बातें होती है बेटा, ऑक्साइड्स की। इस फैमिली के ऑक्साइड बहुत कुछ है, तो भी खास करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत मैटर करते हैं, और किसी के नहीं। तो नाइट्रोजन की सर ऑक्साइड में कौन कौन होता है, तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड सर NO हो गया, N2 हो गया, NO2 हो गया, N2O3 हो गया, और बेटा N2O5 हो गया। नाइट्रोजन की इतनी ही ऑक्साइड है बेसिकली। सर NO क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है बेटा। ये क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है बेटा। ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है बेटा। ये क्या है, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है, जानते हो, ये नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है, दिखाई दे रहा, ट्राई यानी 3 ऑक्साइड, पेंटा यानी 5 ऑक्साइड। देखिए इनमें से याद रखिएगा, ये जो 2 लोग हैं ना, ये दोनों बेटा न्यूट्रल होते हैं, इनको न्यूट्रल ऑक्साइड कहा जाता है। पूरी केमिस्ट्री में बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, NO और N2O, याद रखिएगा यही वो 3 लोग हैं जो न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये 3 में से 2 तो यहीं पर मिल गए हमें, जो 2 न्यूट्रल ऑक्साइड है बेटा। और जितने भी बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं ना, उनमें कोई कलर वाला नहीं होता, ये लोग कलरलेस होंगे। डन है, ठीक है। NO2 जो बेटा होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन गैस फॉर्म बनाता है।
N2O3 बेटा सॉलिड फॉर्म में अगर होगा तो डार्क ब्लू होगा, जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूं। अगर सॉलिड में होगा तभी डार्क ब्लू होगा बेटा। अगर सॉलिड ना हुआ तो बेटा सॉलिड फॉर्म में ही रहता ही है। बाकी अगर ये सॉलिड ना हुआ, अगर ये N2O3 बेटा गैस और लिक्विड बन गया ना, तो गैस लिक्विड में ये कलरलेस होता है, ठीक है। और ये NO और NO2 में टूट जाता है, रिमेंबर दैट। किसमें टूट जाता है बेटा? NO और NO2 में टूट जाता है। तो गैस या लिक्विड कंडीशन में ये अनस्टेबल होकर टूट जाता है, ठीक है। बाकी सॉलिड में डार्क ब्लू रहता है। N2O5, ठीक है, इसका भी प्योर फॉर्म सॉलिड ही है, लेकिन ये प्योर फॉर्म सॉलिड है बेटा, कलरलेस है। क्या है बेटा? ये कलरलेस। और इसको अगर हीट करोगे ना तो ये बेटा NO प्लस O2 में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? NO प्लस O2 में, सॉरी NO2 प्लस O2 में टूट जाएगा। डन। सो ऑल दिस थिंग्स आर हैपेंड हियर, करेक्ट। अब N2O5 कलरफुल होता है बेटा, कलरलेस होता है, सॉलिड में प्योर फॉर्म में तभी होता है। टूट गया अगर तो NO2 और O2 में टूट रहा है तो NO2 ब्राउन कलर का होगा, तो बेटा पीले कलर जैसा दिखने लगेगा जब ये टूट जाता है तो। नहीं तो अगर प्योर फॉर्मेट हुआ तो कलरलेस दिखाई देगा। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसमें और भी चीजें तुमको जानकारी दे देता हूं मैं। देखो बेटा, ये जो NO दिख रहा है तुमको और ये जो NO2 दिख रहा है, ठीक है, NO और NO2, ये दोनों जो होते हैं बेटा बाय नेचर पैरामैग्नेटिक होते हैं। यही दोनों गैस हैं जो बाय नेचर पैरामैग्नेटिक होते हैं। बताओ पैरामैग्नेटिक ये दोनों क्यों होते होंगे? ये दोनों पैरामैग्नेटिक तब होते होंगे क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता होगा, ठीक है। तो ये पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता होगा। तो ये दो ही ऑक्साइड से बेटा जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, बाकी सारे के सारे डायमैग्नेटिक हैं। डन। चलिए, तो इनके ऑक्साइड से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकता था वो मैंने कवर कर दिया। इसके बाहर बिल्कुल मत जाइएगा, मैं बता दे रहा हूं, कुछ मिलना है नहीं, ठीक है। टाइम अगर एक्स्ट्रा मिला तो जरूर मैं इसके बारे में कुछ और बातें आपको लास्ट सेक्शन में बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, ऑक्साइड का भी कहानी खत्म। अब क्या बचा सर? ध्यान से सुनिएगा। नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी खत्म हो गया सब, और इधर भी बाकी जो लोग थे वो भी खत्म हो गए। अब क्या करना है सर? ध्यान से सुनना, हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बेटा। MX3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MX3? तो बेटा ये जो M यानी मेटल है, ये जो मेटल है सर ये ग्रुप 15 का है। मेटल किसका है बेटा? ग्रुप 15 का है। यानी यहां पर M का मतलब ग्रुप 15 का कोई भी एलिमेंट उठा लो, और X मतलब बेटा हैलाइड है, ठीक है। तो ये जो मेटल, ये जो इन एलिमेंट के जो हैलाइड होते हैं ट्राई, क्योंकि इनकी वैलेंसी 3 है, तो ये जितने भी हैलाइड बेटा अगर इनको वाटर के साथ ले जाओगे ना, किनके साथ ले जाओगे बेटा? वाटर के साथ। तो ध्यान रखना क्या क्या होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है बेटा। नाइट्रोजन बनाता है अमोनिया, ठीक है, और फास्फोरस बनाता है बेटा ऑर्थो फास्फोरिक एसिड, ठीक है। लेकिन बाकी जो रेस्ट है, रेस्ट ऑफ एलिमेंट जो होते हैं बेटा, उनका ना MOX बनता है। ये देखो क्या बनता है बेटा? MOX बनता है और HX बाहर निकल जाता है। दैट्स द वे टू डिफाइन द रिएक्शन। लो, कुछ नहीं करना पड़ा सर, कोई इश्यू नहीं है सर। बस हमें ध्यान रखना है कि भैया इस फैमिली के जितने भी ट्राई हैलाइड होंगे, वाटर के साथ अगर नाइट्रोजन के तो अमोनिया बनेगा, फास्फोरस के तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनेगा, बाकी जितने भी बेटा MOX बनाएंगे। जैसे मान लो तुम आर्सेनिक के साथ करा लो, ठीक है, जैसे मान लो AsX3 ले लिया, मान लो AsCl3 ले लिया बेटा, और इसको वाटर से मार दिया रिएक्शन, तो ये बना देगा AsOCl प्लस HCl। ये देखिए जो बोला वही करा रहा हूं। डन। तो ये रिएक्शन भी बेटा नहीं बढ़ गया। ये क्वेश्चन आईटी बेस में 2 साल पहले आ चुका है। नाउ हर वो टॉपिक क्या कवर हो रहा है जिसके आने के चांसेस पूरे हैं। हो सकता है कि 16 ग्रुप वाला पार्ट आज ना करा पाऊं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा है भाई, लेकिन ये है कि 4 दिन में आपका मैं पूरा इनऑर्डर कवर करूंगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा सर। ये भी हो गया। अब बेटा अब बात आती है, ये तो रीजनिंग वाला पोर्शन कि कौन क्यों कहां कैसे, ये सब क्लियर हो गया, ठीक है। रीजनिंग वाला पोर्शन कौन क्यों कहां सब कैसे क्लियर हो गया। नाउ तो बात अब क्वेश्चन ये बेटा आता है, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन ये आता है कि नाइट्रोजन के बेटा कौन कौन से कंपाउंड से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो नाइट्रोजन का बेटा एक कंपाउंड अमोनिया, दूसरा कंपाउंड बेटा नाइट्रिक एसिड, और तीसरा कंपाउंड बेटा फास्फोरस का ये तो दोनों हो गए इसके, ठीक है। और बेटा फास्फोरस से आपसे येलो और व्हाइट फास्फोरस और PH3, याद रखिएगा इन 4 कंपाउंड के रिएक्शंस ही आपके सिलेबस में माने जाते हैं, और जो भी क्वेश्चन आईडी मेंस का आएगा वो इन चारों से ही आएगा, 5वां कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैसे कर रहे हैं सर? आओ देखो लैब प्रिपरेशन तो मैं आप पे छोड़ दे रहा हूं अमोनिया का, क्योंकि हैवर प्रोसेस आपको पता ही है। तो देखो बेटा ये अमोनिया है ना, अमोनिया की जितने रिएक्शन लिख के दे रहा हूं उससे बाहर कुछ मत करना। व्हाट हैपन व्हेन, ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद द हैलोजन, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद द हैलोजन, जब ये एक्सेस में जाएगा तब। व्हाट हैपन व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद द हैलोजन, जब बेटा अमोनिया एक्सेस में हो जाएगा,
ठीक है, यानी हैलोजन मिनिमम ऐसे लिख लेते हैं। अगर ये मिनिमम तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है बेटा, व्हाट हैपन व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद सोडियम, ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद द वाटर, ठीक है बेटा, व्हाट हैपन व्हेन अमोनिया इन एक्वस कंडीशन रिएक्ट विद द मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट, ठीक है बेटा, व्हाट हैपन व्हेन अमोनिया, व्हाट हैपन व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद द NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये जबरदस्त रिएक्शन बेटा, ये IIT 1993 में आया था, IIT में 1993 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, सो अमोनिया के आपको ना इस रिएक्शंस के अलावा बाहर गलती से भी नहीं जाना, ध्यान से सुन लीजिए। अमोनिया का कोई भी रिएक्शन इसके बाहर मत जाइएगा। अगर एक मैं और एक्स्ट्रा कर दूं तो एस ब्लॉक का हो जाता है, लेकिन फिर भी चलो। अगर बेटा मैं अमोनिया को लिक्विड ले लेता हूं, यानी अमोनिया लिक्विड ले लेता हूं और बेटा इनको पास कराता हूं सोडियम से या पोटेशियम जैसे मेटल से या मैग्नीशियम जैसे मेटल से, ठीक है ना, तो क्या होगा? तो कितने बेटा क्वेश्चंस हैं? प्लीज इससे बाहर मत जाइएगा, इससे बाहर मत जाइएगा, इससे बाहर मत जाइएगा। डन। तो सर ये रिएक्शन हमें इतना ही करना है। सर इनकी ट्रिक बता दो ताकि हमें याद ना करना पड़े। तो देखो भैया ऐसा है, बहुत आसान ट्रिक है, ध्यान से समझिएगा। पहला, क्या होता है जब अमोनिया की रिएक्शन बेटा हैलोजन से कराते हो, हैलोजन एक्सेस हो जाता है। दूसरा, क्या होता है सर जब हम अमोनिया की रिएक्शन हैलोजन से कराते हो, जब अमोनिया एक्सेस हो जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान तरीके से कर दूंगा, रटना भी नहीं पड़ेगा। देखो बेटा, जब अमोनिया तुम्हारा एक्सेस है तो हैलोजन मिनिमम है, तो यानी अमोनिया एक्सेस होने का मतलब इसका नाइट्रोजन वाला पार्ट डोमिनेट करेगा। तो बेटा ये बनाता है NH4X और नाइट्रोजन गैस। ये देखिए, दिखा दोनों में, देखो तो दोनों जो प्रोडक्ट है उसमें नाइट्रोजन अवेलेबल है। इसका मतलब नाइट्रोजन वाला पार्ट एक्सेस में था और नाइट्रोजन पार्ट किसके पास था? अमोनिया। डन। सेकंड वन, हैलोजन एक्सेस से बेटा तो डोमिनेट कौन करेगा? हैलोजन करेगा। तो हैलोजन डोमिनेट करेगा तो सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो बेटा ये बन जाएगा NH3 और निकल जाएगा HX। ये लीजिए सर, बन गया। कितना आसान है। तो यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि दोनों प्रोडक्ट में हैलोजन है, मतलब हैलोजन डोमिनेट कर रहा है। यहाँ दोनों में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन डोमिनेट कर रहा है। बहुत आसान कर दिया आपके लिए। और बेटा जो ये NH3 बना है ये एक्सप्लोसिव होते हैं, याद रखिएगा। ये क्या होते हैं बेटा? खतरनाक एक्सप्लोसिव होते हैं। तो ये लीजिए, आप सारे रिएक्शन इसमें कर सकते हैं। ध्यान से रखिएगा, बस यहाँ हैलोजन में बेटा फ्लोरीन मत लेना। हैलोजन में यहाँ फ्लोरीन नहीं लोगे, ध्यान रखना। फ्लोरीन इज हाइपर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। 17 ग्रुप में पता चलेगा कि क्यों। और एक बात और आपको बता दूं, जब बेटा आप अमोनिया को रिएक्ट कराते हो आयोडीन से और आयोडीन एक्सेस में ले लेते हो, बाकी तो आयोडीन नॉर्मल केस में रिएक्शन करता है, लेकिन अगर आयोडीन को एक्सेस में लेके अमोनिया से कराते हो तो बेटा ये तो बनाएगा वही, ये जो बताया मैंने NH3 बनना चाहिए तो NI3 बन गया और बेटा बाकी HI निकल गया। लेकिन आयोडीन का बॉन्ड लेंथ काफी बड़ा होता है। बॉन्ड लेंथ बड़ा होने की वजह से सरफेस एरिया अच्छा खासा है। तो जो भी अमोनिया मान लो कि रिएक्शन करते समय आयोडीन में कुछ बच गया, सारा अमोनिया हो सकता है रिएक्शन ना किया हो, तो जो भी अमाउंट ऑफ अमोनिया अगर बच जाएगा ना बेटा, उसको ये ट्रैप करके वहीं पर एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने सरफेस एरिया में डाल लेगा। तो Ni3.NH3 बन जाता है बेटा। तो ये जो होता है एक तरीके से ब्लैक कलर का होता है ये, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन पूछे कि Ni3 अमोनिया को अगर आयोडीन एक्सेस से करते हैं तो प्रोडक्ट कुछ और है, बाकी में तो देखिए ना NH3, यानी आयोडीन छोड़ के ब्रोमीन क्लोरीन अगर ले लोगे ना तो उसमें वही बनने वाला है या ये बनने वाला है, सब सेम। आयोडीन में भी ये वाला सेम है, खाली आयोडीन का ये वाला जो हाइड्रोजन एक्सेस ले लेते हो, तो जब आयोडीन एक्सेस ले लोगे तो उसके बेटा वो आयोडीन अमोनिया को कुछ पार्ट में ले लेता है। रीजन आयोडीन के सरफेस एरिया का ज्यादा बड़ा होना। ये क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ उसका काफी बड़ा है। आई होप इट इज क्लियर। तो लो बेटा, पहला क्वेश्चन एक्स मिनिमम और मैक्सिमम वाला कहानी खत्म कर दिया मैंने, खत्म। अब क्या है सर? एक्वस अमोनिया वाटर से कराएंगे तो क्या होगा बेटा? कि ये सबको पता है NH4OH बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा। तो ध्यान से सुनिएगा, अमोनिया की रिएक्शन सर NOCl से कराएंगे तो क्या बनेगा सर? तो सर ये N2H4 बना देगा, जिसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्राजीन कहते हैं। हाइड्राजीन बनाने का यही एक प्रोडक्ट है हमारे पास, ध्यान रखिएगा। दिस इज द ओनली वन रिएक्शन थ्रू विच वी कैन गेट द हाइड्राजीन इन डायरेक्ट इन अ लैब मेथड। तो NOCl यानी सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ अमोनिया अगर जाएगा तो क्या बनेगा बेटा? N2H4 यानी हाइड्राजीन बन जाता है और प्लस बेटा निकल जाता है NaCl और वाटर निकल जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सर। अमोनिया का सोडियम के साथ जाएंगे तो सिंपल है यार, सोडियम मेटल है तो इसका एक हाइड्रोजन खींच लेगा, क्योंकि सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल एज वेल एज अ मोर बेसिक एलिमेंट। तो एक हाइड्रोजन इसका खींचा बेटा तो NaNH2 बन गया, इसका एक हाइड्रोजन खींचा तो क्या बन गया? NaNH2। इसको क्या कहते हैं बेटा? सोडामाइड। डन। अब बेटा बेटा अमोनिया को एक्वस में ले जाएंगे तो क्या होगा? आई होप आपने ये नोट कर ही लिया होगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर। देखिए ध्यान देना बेटा, जब भी ना ऐसे बोलते हैं अमोनिया एक्वस में जा रहा है
अब तुम उसको किसी मेटल सॉल्ट से ले जा रहे हो, मेटल सॉल्ट मतलब CuSO4 ले लो तुम यार, ठीक है, AgNO3 ले लो, ठीक है बेटा, तुम CdS4 ले लो, ठीक है, ऐसे आप कुछ भी ले सकते हो यार, कोई भी मेटल का सॉल्ट ले लो। तो क्या होता है, ये एक ऐसी चीज बता रहा हूं ना कि जिसमें कोई भी आपको बोलता है ना बेटा याद कर लो याद कर लो याद कर लो, हम टिप देते हैं। देखो ध्यान से, पहले एक बात तुम लोग मुझे बताओ, अमोनिया बेटा अगर एक्वस में जाएगा, है ना, एक्वस है बेटा पानी है, तो अमोनिया पानी के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, NH4OH। तो रिमेंबर दैट, जब भी कभी अमोनिया एक्वस के साथ रिएक्शन किसी करने के लिए कहा है, ध्यान से सुनना, जब भी कभी अमोनिया एक्वस की रिएक्शन किसी के साथ भी करने के लिए कहे तो एक्चुअली वो रिएक्शन अमोनिया नहीं करता, कौन करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड करता है। डन। अब इसके आगे क्या सर, आओ तुम्हें बताते हैं। देखो अब यहां एक ट्रिक समझना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक दे रहा हूं, दिमाग में रखना। कोई भी ऐसा कंपाउंड ले लो बेटा, ठीक है, या ऐसे समझ लो, कोई भी ऐसा मेटल का कंपाउंड ले लो, कोई भी मेटल का क्या ले लो बेटा, कंपाउंड ले लो, या मेटल का सॉल्ट ले लो, ठीक है, कोई भी मेटल का सॉल्ट ले लो। शर्त यह है कि उस मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, चाहे पार्शियल हो चाहे फुल हो। लो यहां भी मेरा ट्रिक आ गया, मिस्ट्री वाला पॉइंट आ गया। कोई भी मेटल का सॉल्ट ले लो, बस शर्त यह कि उस मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। ऐसा कोई मेटल का सॉल्ट ले लो और बेटा उसको किसी कंपाउंड से रिएक्शन करा दो। अब शर्त यह है कि वो जो भी कंपाउंड रिएक्शन करने वाला होना चाहिए उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल हो, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। उसके सेंट्रल एटम पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी वो कुल मिला के लिगेंड्स का काम करना चाहिए, लाइगेंड का काम करना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर। तो ध्यान से सुनिए, आज के बाद पूरी केमिस्ट्री में अप्लाई करके देख लेना, पूरी केमिस्ट्री में बता रहा हूं। कोई भी मेटल का सॉल्ट ले लो, जिस मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, उसको किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करो जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हो, या इलेक्ट्रॉन रिच हो, या उसके सेंटर एटम पे लोन पेयर हो, या लिगेंड्स की तरह बिहेव करता हो। तो रिमेंबर दैट, आपको करना क्या, ध्यान से सुनिए बेटा। मान लो ये मेटल M है और ये कंपाउंड मान लो बेटा X है। ट्रिक देखना ध्यान से, करना तुम्हें कुछ नहीं है। ये देखो मेटल बेटा ले लो, हाँ सर मेटल मैंने ले लिया। मान लो बेटा मेटल की वैलेंसी N है, मेटल की वैलेंसी N है, तो करना तुम्हें क्या है, मेटल ले लिया, यस सर मेटल ले लिया। ये वाला कंपाउंड ले लो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है लिगेंड्स की तरह, तो बेटा ये ले लिया सर मैंने। अब क्या करें सर, कितनी वैलेंसी बेटा इसकी N, उसका 2 टाइम कर दो, 2L। अगर इसकी वैलेंसी 2 होगी तो वहां 4 आएगा, यहाँ 3 होगी तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 1 होगा तो वहां 2 होगा। कर दिया 2 टाइम बेटा, डन, कहानी खत्म हो गया। अब ये चेक करो कि तुम्हारे पास बचा क्या है। अगर मान लो ये मेटल चला गया तो एनायन बचा, तो देखो ध्यान से, अगर बेटा इतना करने के बाद अगर एनायन बचा तो बेटा एनायन हमेशा दाईं तरफ लगाते हैं और केटायन बचा तो वो बाईं तरफ लगाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल रूल है किसी भी सॉल्ट के लिए कि लेफ्ट ऑलवेज पॉजिटिव, जो लेफ्ट ऑलवेज पॉजिटिव, राइट ऑलवेज नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल रूल ऑफ द सॉल्ट। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सॉल्ट के लिए ये एक यूनिवर्सल रूल है, ठीक है, किसी भी सॉल्ट के लिए ये यूनिवर्सल रूल है, क्या, लेफ्ट ऑलवेज पॉजिटिव, राइट ऑलवेज नेगेटिव, रिमेंबर दैट। तो जब आप ये मेटल आपका इस एक्स के साथ चला गया तो अगर पॉजिटिव चार्ज बच रहा है तो उसको ले आइए लेफ्ट में, नेगेटिव बच रहा तो राइट में, काम खत्म बेटा। ये क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करने का तरीका है। तो नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स आ रहे हैं। देखो बेटा, हमको बोला अमोनिया एक्वस ले लो और इसको पास करो CuSO4 से, ठीक है ना बेटा, ये ना बोला है, ध्यान से सुनना। वैसे भी CuSO4 तो बेटा एक्वस ऑटोमेटिकली हो गया, तो यहां ना लिख करके हम एक्वस यहां लिख दे, क्या चलेगा, ठीक है। देखो कैसे कर रहा हूं मैं। इसके बाद लोन पेयर है, हाँ सर, तो ये बेटा लिगेंड्स की तरह काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट की तरह काम कर सकता है। सर यहाँ कॉपर जो है इसकी वैलेंसी 2 है, करेक्ट। कॉपर का वैकेंट होता है, यस सर, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तो कैसे बनाया था, मेटल बोला तो मेटल ले लिया बेटा, ये लिगेंड्स है तो लिगेंड्स ले लिया बेटा, हाँ, इसकी वैलेंसी कितनी बेटा 2, तो 2 का गुना 2 2 जा 4, डन। अब बताओ आपके पास बचा क्या, माइनस, क्योंकि पूरा अमोनिया तो चला ही गया, खाली नेगेटिव आयन बचा, तो नेगेटिव कहां लगा दे बेटा, दाईं तरफ, आंसर हो गया। किसी भी बेटा मेटल अमोनिया को एक्वस मिलेगी, किसी भी मेटल सॉल्ट से करा दो, काम खत्म है, यही करना है। और एग्जांपल देखोगे, चलो बताओ तो इसका आंसर एनाइड, ये ले लेते हैं Na2SO4, चलो बताओ, या NiSO4 ये ले लिया, चलो बताओ बेटा NiSO4 क्या बनेगा, या CdSO4 बताओ क्या बनेगा, कुछ भी ले ले यार। CdSO4 क्या बनेगा बेटा, CdSO4 विद अमोनिया एक्वस, बताओ भाई क्या बनेगा। सर देने वाला लिगेंड्स है, ओके। सर ये मेटल है सर, वैकेंट डी है इसके पास, ओके। क्या बना, मेटल ले लिया, देने वाला लिगेंड अमोनिया, मेटल की वैलेंसी 2 तो 2 का गुना 4, और बेटा निगेटिव आयन बच रहा है सल्फेट, तो सल्फेट दाईं तरफ, हो गया, डन सर।
मजा आया? ये अप्लाई कर दो बेटा, सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने सीख जाओगे। डन? चलो सर मजा आ रहा है। लो भाई, अमोनिया के रिएक्शन हो गए लगभग खत्म। अब बचा ही क्या तुम्हारे पास, बताओ तुम्हारे पास बचा ही क्या? एक मिनट, अमोनिया तुम्हारे बचा ही क्या भाई? ये लो ना, एक चीज बचा है सर, अगर सोडियम या पोटेशियम जैसा कोई मेटल, ठीक है बेटा, रिएक्शन कर जाता है लिक्विड अमोनिया से, तो x प्लस वाई ऑफ द अमोनिया, क्योंकि अमोनिया लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो कैटायन एनायन दोनों बनाएगा, तो x और y कैटायन एनायन है, ठीक है। तो लिक्विड अमोनिया में जब डालते हैं बेटा, तो ये जो है ना NH3x पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन NH3y नेगेटिव बना देता है बेटा, ठीक है। क्या बना देता है बेटा? नेगेटिव बना देता है। ये देखो बन गया। सो नाउ यू कैन सी हियर, अगर बेटा x वाला जो है पार्ट पॉजिटिव पार्ट है, y वाले को मैंने नेगेटिव पार्ट मान रखा है, क्योंकि अमोनिया एक्वा से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बनाता है। तो बेटा अगर सोडियम पॉजिटिव है, ठीक है ना, या सोडियम पोटेशियम किसी से भी करा लो, तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बेटा पॉजिटिव को ही लेके निकलेगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जाके ये बना लिया। और जो बेटा y नेगेटिव वाला पार्ट है वो अमोनिया। तो सर ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया? क्योंकि बेटा मेटल ने प्लस दिया है ना, तो प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। ये देखो, ये वही इलेक्ट्रॉन से बेटा जो यहां दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये प्लस माइनस बन गया, तो ये पक्का एक सोल्यूशन अच्छा क्या बन गया बताओ बेटा? कंडक्टर बन गया। क्या बन गया बेटा बताओ? कंडक्टर बन गया। और आपको पता है इस सोल्यूशन का कलर ब्लू होता है? पता है इसको ब्लू कलर क्यों होता है? ब्लू इस सोल्यूशन का कलर इसलिए होता है क्योंकि ये जो बना है ना बेटा, इसको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको बताओ बेटा? ये जो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है, ENH3 का होल बाय माइनस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन इट इज ब्लू इन कलर, ठीक है। और ये क्षमता होती है लिक्विड अमोनिया में कि सोडियम या पोटेशियम जैसे मेटल को आराम से घोल करके ब्लू कलर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में सॉल्यूशन को कंडक्टर भी बना देता है। तो अमोनिया के जितने रिएक्शन मैंने आपको बताया, इससे बाहर एक भी रिएक्शन मत करिएगा, क्योंकि इससे बाहर आपको अमोनिया का एक भी रिएक्शन मिलना नहीं है, और इससे ज्यादा बाहर कोई रिएक्शन आना नहीं है। नोट कर लीजिए। नाउ अमोनिया की कहानी बेटा हो गई खत्म। अब क्या बचा सर? नाइट्रिक एसिड HNO3। यार HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन 5 है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन 5 है, मतलब 3 से ज्यादा, मतलब ये बहुत अच्छा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर, ठीक है। एक सेशन लूंगा मैं क्रैश कोर्स की क्लास में, 1 घंटे में आपको पूरी इनऑर्डर की रिएक्शन एक बार रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। और भी शॉर्ट ट्रिक से, कुछ याद नहीं करना। तो HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर, ठीक है। इसका बेटा जो प्रिपरेशन है ना, वो ओस्टवाल्ड मेथड से बहुत जबरदस्त फेमस है। किससे फेमस है बेटा? ओस्टवाल्ड मेथड से। क्या कहता है ओस्टवाल्ड सर? ओस्टवाल्ड ने कहा कि भैया अमोनिया ले लो, जो तुम पीछे बना के आए हो अभी हैबर प्रोसेस से, अमोनिया को ऑक्सीजन से पास कराओ प्लैटिनम के सरफेस पर लगभग बेटा 400 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो लगभग अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, एयर के साथ रिएक्ट कराते हैं प्लैटिनम के सरफेस पर 400 से 800 में बेटा, ये बना देता है NO विद H2O। यू कैन सी नाउ क्या बना बेटा? ये NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। ये बन गया बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बन गया बेटा? नाइट्रिक ऑक्साइड। डन। इसके बाद ये जो NO बना बेटा, इसको दोबारा एयर के साथ कांटेक्ट में लाते हैं, तो ये NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन आफ्टर बेटा ये जो NO2 है, इसको अगर वाटर के साथ पास करा दे तो इट विल डिफाइन HNO3 बट सम अमाउंट विद द NO, ठीक है ना। अब बेटा ये जो NO वापस मिला ना, इसको यहां लाओ, वापस यहां डालो, फिर एयर से पास करो, NO2 बनेगा, फिर वाटर में डालो, फिर ये बनेगा। तो दिस इज द बेस्ट मेथड एवर। दिस इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड सबसे ज्यादा क्या चीज आता है सर? कैटलिस्ट वाला पोर्शन। ये बहुत पूछा जाता है, एक्सेस लेवल पे पूछा जाता है। फिर से सुन लो, ये बहुत पूछा जाता है और एक्सेस लेवल पे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बेटा HNO3 हमारा बन गया नाइट्रिक एसिड। बेटा ये जो HNO3 बना हमारा, ये काफी ये प्योर एंड कंसंट्रेट है, इसीलिए ये मेथड जो है ना HNO3 को फॉर्म करने का अभी तक का सबसे फेमस और सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। सो दिस इज कॉल्ड बेटा ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओके, नाउ लेट्स सी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ सर HNO3 बन गया, अब इसकी रिएक्शन बताओ सर। देखो भैया HNO3 जो होता है हमें लैब में 3 तरीके से दिखाई दे सकता है। या तो HNO3 डाइल्यूट होगा, या तो बेटा कंसंट्रेट होगा, या तो वेरी डाइल्यूट होगा। 3 फॉर्म में दिखाई देता है जनरली। डाइल्यूट फॉर्म में बेटा HNO3 को डिकम्पोज करते हैं ना, तो बेटा ये NO2
सॉरी, NO प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन ब्रेक करता है। कॉन्सेंट्रेट को करेंगे बेटा तो NO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन ब्रेक करता है। वेरी डाइल्यूट को करेंगे बेटा तो N2O विद H2O विद नेसेंट ऑक्सीजन ब्रेक करता है। पहचानना बहुत आसान है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बेटा 5, डाइल्यूट से कराया तो 2 ऑक्सीडेशन नंबर, कॉन्सेंट्रेट से कराया तो 4, और बेटा यहां कराया तो 1। यू कैन सी नाउ डिफरेंसेस, यू कैन सी हियर। कॉन्सेंट्रेट का मतलब ऑक्सीडेशन में ज्यादा चेंज नहीं हुआ, मतलब नाइट्रोजन अभी भी एक्सेस अमाउंट अवेलेबल है, तो कॉन्सेंट्रेट का मतलब यही होता है। डाइल्यूट का मतलब 5 से 2 है, 3 का डिफरेंस है तो नाइट्रोजन कंसंट्रेशन लेस हुआ है, और यहां तो सीधे देखो 5 से 1 हो गया, बहुत ही कम। तो दिस इज कॉल्ड वेरी डाइल्यूट, दिस इज कंसंट्रेट, दिस इज डाइल्यूट। डन। तो ये पहचान है इसकी, याद रखना। डाइल्यूट, कंसंट्रेट और वेरी डाइल्यूट की पहचान है किसी भी रिएक्शन में। ओके, नाउ लेट्स सी HNO3 के साथ कौन कौन सी रिएक्शन बेटर है। तो देखो, मैंगो मैन ज्वाइन फ्री, मैंगो मैन यानी मैंगो यानी मैग्नीशियम, मैन यानी Mn, ज्वाइन यानी Zn, फ्री यानी Fe। ठीक है बेटा, हो गया। तो ध्यान दीजिएगा Fe, तो ध्यान से सुनिएगा। ये अगर एलिमेंट आप लेते हो, ठीक है बेटा, ये अगर आप एलिमेंट लेते हो और इनको रिएक्ट कराते हो, इनको रिएक्ट कराते हो वेरी डाइल्यूट के साथ, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ, ये सब ट्रिक है बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खड़ा कर उड़ेंगे वेरी डाइल्यूट के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंगो मैन है ना, ये अपने मेटल का नाइट्रेट बना देंगे और प्लस हाइड्रोजन गैस। ये याद रखिएगा, इस पूरी रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड जहां भी रिएक्शन करेगा उसका नाइट्रेट जरूर बनाएगा, चाहे कोई भी मेटल हो। तो नाइट्रेट इज द कंपलसरी बेटा। N क्या है सर, तो मेटल की क्या वैलेंसी उसके अकॉर्डिंग N है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती थी, 2 आ जाएगा। Mn की वैलेंसी भी 2 है तो 2 आ जाएगा। ठीक है। और बेटा ये जो ज्वाइन फ्री है ना, ज्वाइन और फ्री, अगर ये वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ जाएंगे बेटा तो ये भी वही काम करेंगे, मेटल का नाइट्रेट ही बनाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा इनको। लेकिन साथ में बेटा ये NH4NO3 भी बनाते हैं, रिमेंबर दैट। ये आईटी वाले बड़ा ध्यान से पूछते हैं, बहुत ध्यान से, क्योंकि उनको पता है कि प्रोडक्ट तो भैया मेटल नाइट्रेट बनेगा तो बच्चा रटा हुआ है, सबको पता है। लेकिन साथ में जो NH4NO3 बनता है ना, ये बहुत रेयर लोगों को पता होता है और कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा, वेरी डाइल्यूट के साथ कौन कौन रिएक्शन करेगा बेटा, जिसका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो मैंगो मैन ज्वाइन फ्री, यही 4 जो रिएक्शन करते हैं। उसमें से मैंगो मैन जो है हाइड्रोजन दे देगा, और बेटा जो ज्वाइन फ्री है वो हम NH4NO3 दे देगा। खत्म हो गया ये काम। चलो आगे देखो सर, क्यों आगे हो गए पागल, सुनो, याद रखना। या ऐसे लर्न करना चाहो तो कर लो, जो भी करना कर लो। ठीक है बेटा, याद हो गया आपको। सुनो क्यों आगे हो गए पागल, ठीक है। सुनो क्यों आगे हो गए पागल, सुनो क्यों आगे हो गए पागल, ठीक है। सुनो क्यों आगे हो गए पागल, अगर इनकी रिएक्शन बेटा कॉन्सेंट्रेट HNO3 से कराओगे, किससे कराओ बेटा, कॉन्सेंट्रेट HNO3 से, तो ये सब के सब मेटल नाइट्रेट बनाएंगे ही बनाएंगे। कॉन्सेंट्रेट बेटा तो NO2 आएगा और वाटर निकल जाएगा, काम खत्म। रट लीजिए, रट क्या लीजिए, मुझे समझ में, इससे आसान क्या करूं यार। सर NO2 क्यों आया, आप ही ने तो बताया था सर, कंसेंट्रेट में NO2 पहचान होती है। डन। और मेटल नाइट्रेट तो आना ही था, इसमें कोई नो डाउट। श्योर। हाँ, इसमें एसएन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि एसएन बेटा जब कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ जाता है तो बनाता यही है, लेकिन उसका फाइनल प्रोडक्ट जो होता है बेटा वो H2SNO3 होता है, हाइड्रोस्टेनेट होता है। ठीक है। अब कहोगे सर इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन बेटा यहां पर डिस्कस नहीं कर सकते, इसके पीछे का रीजन डिस्कस कर सकते हैं जब क्लास में आएंगे। और बहुत सिंपल रीजन भी है, वैसे आपको बताऊं, एसएन की वैलेंसी बेटा +2, कॉपर की भी +2, यहाँ +1 बेटा, ये भी +2 और ये भी बेटा +2 लेके चल रहा हूं मैं। एसएन +2 है, लेकिन एसएन 4 वैलेंसी तक जा सकता है, तो बेटा यहां देखो एसएन 4 वैलेंसी भी आ गया है। इसीलिए एसएन +2 ना इसके जैसा मेटल नाइट्रेट तो बना लेता है, लेकिन वो 4 में स्टेबल होना चाहता है, तो वाटर से दोबारा रिएक्ट करके वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हर कंपाउंड चाहता है कि अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाए ताकि वो स्टेबिलिटी को गेन कर सके। आई होप इट इज क्लियर। डन। ओके, आगे देखो बेटा, Fe और Zn ये प्रॉब्लम तब क्रिएट करेंगे जब ये जाएंगे बेटा डाइल्यूट HNO3 के साथ। डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर दोनों गए तो मेटल का नाइट्रेट तो बनना तय है, लेकिन साथ में डाइल्यूट में बेटा, डाइल्यूट की पहचान क्या थी, NO, लेकिन ये पता है N2O बनाते हैं। प्रॉब्लम यहां पर आ जाती है,
रिमेंबर दैट। मतलब चीज सब वही है, लेकिन FeZn जो होता है डाइल्यूट HNO3 के साथ N2O बनाता है, जबकि इसको बनाना क्या चाहिए था बेटा, NO बनाना चाहिए था। डाइल्यूट का तो पहचान NO होता है, लेकिन ये N2O बना देता। और ये वो केस है ना जहां पर इधर उधर हुआ ना, हम बेटा भूल जाते हैं और हमारा क्वेश्चन का पेपर गलत हो जाता है। तो काम करता हूं, ज्वाइन फ्री के रिएक्शंस कहां कहां याद रखना, ज्वाइन फ्री की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ और वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ याद रखना, इन्हीं क्वेश्चंस के आने के चांसेस है। कॉन्सेंट्रेटर तो सबको बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सब जाएगा, मेटल नाइट्रेट बनाएगा और NO2 और H2 बना देगा, उनका कहानी खत्म है। मेन लफड़ा डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट में, वो भी किसके बीच में, ज्वाइन फ्री के बीच में। ये ज्वाइन फ्री बड़ा प्रॉब्लम करते हैं, जहां भी तुम फ्री में कुछ पढ़ते हो नहीं कहते कि फ्री ज्वाइन है ना, मुफ्त में पढ़िए, तो ज्वाइन फ्री जितने भी होते प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करते हैं। डन, चलिए आपको इसके बाहर HNO3 रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। और मैंने बोला ना एक दिन आपको मैं शॉर्ट दूंगा पूरे रिएक्शन का, एक बार में कहानी खत्म कर दूंगा एक ही बार में, ठीक है बेटा। सो देखिए आज हमने जो सीखा है, जितना भी पार्ट हमने सीखा है, एक बार जरा देखिएगा अपनी कॉपी में किताब से लगा करके कि आपका वो कवर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। जितनी भी चीजें बेटा आज हमने सीखी है ना, वो पूरी मैंने आपको यहां पर कवर कर दी है, ठीक है ना। अब बचा कौन बेटा, नाइट्रोजन की फैमिली मैंने निपटा डाला पूरा, बचा कौन बेटा, फास्फोरस, ठीक है। और हमें पूरी 15 ग्रुप में नाइट्रोजन और फास्फोरस ही पढ़ना है, क्योंकि इसी को पढ़ाने में टाइम ज्यादा लगे, क्योंकि मटेरियल काफी अच्छा खासा है इसमें मेरे पास, पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन क्रैश कोर्स के हिसाब से फिर भी मैंने इतना कर दिया कि आपका पूरा नाइट्रोजन जो है ना, उसका फैमिली, उसके कंपाउंड, उसके कैरेक्टर, उसके कंपाउंड के कैरेक्टर्स, उससे बाहर आईटी में इसमें क्वेश्चन पेपर नहीं आ सकता। अब अगली बड़ा लेक्चर यानी कि कल वाले लेक्चर में मैं इनऑर्गेनिक कंटिन्यू करूंगा, और वहां पर बेटा मैं फास्फोरस के कंपाउंड 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप एक साथ कवर करूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर बेटा, तब तक के लिए आपका वेरी वेरी थैंक यू। और इसी तरह से हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें और अपना और अपने साथियों का भला करें। और ये 100% श्योर है कि अगर आप इस क्रैश कोर्स को कंटिन्यू करते हो तो केमिस्ट्री सेक्शन में बेटा कम से कम नहीं तो 60% आप कवर करके आओगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। वो आपने पढ़ाने के तरीके से देख लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।